हर साल प्रतिदिन लगभग 1000 बेटियां हमारी लव-जिहाद का शिकार हो रही हैं। भारत में लगभग 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। साल में 5 लाख हमारी बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें 2019 से 21 में कहा था कि 13.25 लाख बहन बेटियां गायब हो गई। बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और उड़ीसा, वहाँ के ट्राइबल बच्चे गायब हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे, 2 साल के बच्चे, और वो सारे बच्चे जाके मिले केरल में। केरल के यतीम खानों में पाए गए और उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। उनका खतना हो चुका था। पंजाब में नशा दे दे के कन्वर्ट किया जा रहा है। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, और मदरसा मजहब को ही प्रमोट करता है। धर्मांतरण कराना तो सबसे जघन्य अपराध घोषित होना चाहिए। धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह घोषित होना चाहिए। जब भी चुनाव होता है ना, तो इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव बूथ की एक लिस्ट डिक्लेयर करता है। जहां हिंदू 100% होते हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव होता ही नहीं। जहां हिंदू 80% हो जाते हैं वो बूथ इलेक्शन कमीशन उसको सेंसिटिव डिक्लेयर कर देता है। जहां हिंदू 60% से नीचे हो जाते हैं वो बूथ हाई सेंसिटिव डिक्लेयर हो जाता है। भारत में तब तक संविधान है जब तक यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। हिंदू जैसे 50% के पास आएंगे ये संविधान खत्म हो जाएगा। ये घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, 2000 में आधार बनवा रहे हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2-3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मतलब 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके उनके 4-5 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं और उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं। उन बॉर्डर की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं देता, फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच नहीं होता। और कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां हेट स्पीच देने वाले सांसद विधायक मंत्री बन गए। कश्मीर का एक अलगाववादी जो है संसद पहुंच गया, पंजाब का एक अलगाववादी संसद पहुंच गया। जिस तरीके से सेना ने नर्किस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वैसे ही आप हिंदुस्तान के अंदर नर्किस्तान के समर्थकों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करिए। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। अब इनकी संख्या लगभग 6 करोड़ हो चुकी है। भारत में कुल मिला के अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिला के लगभग 6 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यहाँ 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। देश बदला मांग रहा था और पहलगाम हमले के 13वें दिन भारत की सेना और भारत की सरकार ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की बेटियों के सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की थी। इसी पर बात करने के लिए हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ सीनियर लॉयर अश्वनी उपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका 5 जन पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे क्योंकि 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा और आज एक बड़ा संदेश देते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए, पहली बात तो वो पाकिस्तान नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया से कहूँगा उसको आप नर्किस्तान बोलिए। वो नरक है। वो स्थान वहाँ के लोगों के लिए भी नरक हो चुका है और पूरी दुनिया के लिए नरक हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी खुराफत चल रही है, जितनी समस्याएं चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा केंद्र जो है वो पाकिस्तान है। इसलिए मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान नहीं बल्कि नर्किस्तान है। हमारी सेना ने जो काम किया है उसको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। सरकार ने जो खुली छूट दिया, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी सेना को छूट दिया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। बाहर के जो दुश्मन थे उनको सेना ने जवाब दे दिया, सेना ने सबक सिखा दिया। वहाँ के मदरसे तोड़े भी गए, लेकिन मदरसों का सिलेबस यूनिफॉर्म होता है। पाकिस्तान का मदरसा हो, भारत का मदरसा हो, बांग्लादेश का मदरसा हो या अफगानिस्तान का मदरसा हो, कश्मीर का मदरसा हो या उत्तर प्रदेश का मदरसा हो, बिहार का हो या बंगाल का हो, सिलेबस करिकुलम एक समान होता है। उनके यहाँ यूनिफॉर्म उनका करिकुलम होता है। और करिकुलम क्या है, सिखाया क्या जाता है मदरसों में, वही पाक नापाक, हराम हलाल, मूर्ति पूजा हराम है, जो खुदा की इबादत न करे वो काफिर है, उसकी हत्या कर दो, बहन बेटियों से बलात्कार कर दो। अल्टीमेटली जो 1990 में हुआ था वही अभी 2025 में हुआ है। तो सोच में बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट 1990 से क्यों, जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी किया करते थे, हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे, हिंदुओं के ऊपर जजिया लगाते थे, लगभग उसी का एक्सटेंडेड रूप है जो बाकी जगह पे भी चल रहा है और पाकिस्तान में भी चल रहा है।
इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से सेना ने नरकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वैसे ही आप हिंदुस्तान के अंदर नरकिस्तान के समर्थकों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करिए। मेरा एक सवाल यहीं पर है क्योंकि जब ये हमला हुआ उसके बाद जो डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरू हुआ कि जो पाकिस्तानी आए हैं उनको भेजा जाए, तो बहुत सारे खुलासे हुए कि लोग 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। सीआरपीएफ जवान जो है उन्होंने पाकिस्तान की महिला से शादी की है। एक लड़के का वीडियो भी वायरल हुआ था, वो 17 साल से यहाँ था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में ही चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही चल रही है और 2017 से चल रही है। अब तो 2025 आ गया है, लगभग 8 साल हो चुके हैं। मैंने उस समय कहा है कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। अब इनकी संख्या लगभग 6 करोड़ हो चुकी है। भारत में कुल मिला के अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिला के लगभग 6 करोड़ है। 6 करोड़, ये मतलब कई देशों की संख्या। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यहाँ 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े ये खतरा है। ज़रूरत पड़ने पे ये देश के साथ गद्दारी करेंगे। इसलिए समय आ चुका है कि घुसपैठियों और उनके मददगारों, घुसपैठियों कैसे हिम्मत नहीं पड़ती है, जो घुसपैठियों के मददगार यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। हर साल प्रतिदिन लगभग 1000 बेटियां हमारी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लव जिहाद करने वालों की जो फंडिंग करते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। भारत में लगभग 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। मेरी पीआईएल धर्मांतरण पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सभी राज्य सरकारों को हमने पार्टी बनाया है। तो धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों, मिशनरियों और उनके मददगारों पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। लगभग साल में 5 लाख हमारी बहन बेटियां गायब हो रही हैं और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें 2019 से 21 में कहा था कि 13.25 लाख बहन बेटियां गायब हो गई। इसका मतलब लगभग 4.25 लाख पर ईयर। अब वो आंकड़ा लगभग 5 लाख का हो गया है। तो भारत में जो मानव तस्करी करते हैं उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। एक मामला और जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और उड़ीसा, वहाँ के ट्राइबल बच्चे गायब हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे, 2 साल के बच्चे, और वो सारे बच्चे जाके मिले केरल में। केरल के यतीम खानों में पाए गए और उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, उनका खतना हो चुका था। बाद में केरल हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर किया और बाद में पता चला कि लगभग 75,000 बच्चे किडनैप हुए थे आपके 5 राज्यों से। तो आप ये समझिए कि भारत में कन्वर्ट करने के लिए किडनैपिंग भी होती है बच्चों की, ये चल रहा है। पंजाब में नशा दे दे के कन्वर्ट किया जा रहा है, नशेड़ी बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो ड्रग जिहाद कर रहे हैं, ड्रग जिहाद करने वाले, उनके मददगारों पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, उन लैंड जिहादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। लैंड जिहाद में क्यों कह रहा हूँ कि जो चीज़ें इस्लाम में हराम है वो हर किलोमीटर पे बनती जा रही है। मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना इस्लाम में हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं है और यहाँ देखिए हर किलोमीटर पे मिल जाती है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी नहीं है, हर किलोमीटर पे मिल जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो इस्लाम में हराम है, वो जगह जगह उसको बना के उसको इस्लामिक धर्मस्थल बताना, इस्लामिक प्लेस बताना, ये तो अपने आप में, ये तो मतलब इस्लाम के भी खिलाफ हो गया, संविधान के खिलाफ हुआ। जस्ट जगह कब्जा करने का तरीका हो चुका है। ऐसे ही जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसे उसमें शामिल थे। 2012 में मदरसों को बाहर निकाल दिया। आज की डेट में मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन सी स्कूल, कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, सरकार को कुछ पता ही नहीं। जबकि संविधान का हमारा आर्टिकल 27 कहता है, मतलब इस विषय पे दुर्भाग्यवश पूरे देश में कभी चर्चा ही नहीं हुई। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपये खर्च नहीं करेगी और मदरसा मजहब को ही प्रमोट करता है। ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड स्कूल में या गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी टीचिंग नहीं होगी। और मदरसे खुल रहे हैं, सरकारों ने मदरसा बोर्ड बनाया हुआ है, मदरसों की डिग्री वैलिड कर दी है, मदरसों से पढ़े हुए लोग सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। जबकि आर्टिकल 28 कहता है किसी सरकार के द्वारा फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी टीचिंग नहीं होगी। आर्टिकल 30 कहता है
कि भारत के सभी लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है जिससे देश की एकता अखंडता मजबूत हो, भारत की संस्कृति मजबूत हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत हो, सर्वमंगल मांगल्य की भावना मजबूत हो, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना मजबूत हो। मदरसों में तो ठीक इसके उल्टा सिखाया जाता है। इसके बाद भी भारत के कई राज्यों में मदरसे खुल गए। तो ये मुझे लगता है ऐसे विषयों पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। हेट स्पीच को डिफाइन करने की ज़रूरत है, माइनॉरिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत है। भारत में जो मदरसे चल रहे हैं एक बार इनकी पूरी ऑडिट कराने की ज़रूरत है। क्या पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला कौन है, फंडिंग कहाँ से आ रही है। भारत में जासूसों के ऊपर, गद्दारों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान के समर्थक बैठे हैं भारत में, जब तक ये भारत के अंदर हैं तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। सर, कन्वर्जन की बात हुई और आपने बहुत सारे पॉइंटर्स भी उठाए जिसमें कुछ लॉज की भी बात की। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो अमृतसर से 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जो आईएसआई एजेंट थे, जब खुलासा हुआ, जांच हुई, पड़ताल हुई, तो पता चला कि कुछ वर्ष पहले उनका कन्वर्जन कराया गया था, ईसाई मिशनरियों के वो कनेक्शन में थे, और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लग गए और पंजाब एक हब बनता जा रहा है ईसाई मिशनरीज़ का। किस तरीके का एक्शन लेने की ज़रूरत है? और पंजाब में हमने जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होती चली जा रही है और आप अभी बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के उसमें ऑडिट होना चाहिए, इस पर क्या? देखिए, मेरा मानना है, पहली बात तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। सरदार पटेल साहब ने 23 अगस्त 1948 को कहा था कि अब मज़हब के आधार पे विभाजन हो चुका है, इसलिए मज़हब के आधार पे न कोई नियम कानून होगा, न मज़हब के आधार पे कोई बोर्ड होगा, न मज़हब के आधार पे ट्रिब्यूनल होगा, न मज़हब के आधार पे कोई आयोग होगा, न मज़हब के आधार पे कोई मंत्रालय होगा, न मज़हब के आधार पे नियम कानून होगा, न मज़हब के आधार पे लोन होगा, न मज़हब। सरदार पटेल साहब ने कहा था कि अब विभाजन हो चुका है, दोबारा कुछ मज़हब के आधार पे नहीं होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2005 का एक जजमेंट है, उसको बाल पाटिल केस कहते हैं, जस्टिस धर्माधिकारी साहब ने वो जजमेंट लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करो, एक बार ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है, नहीं तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की खाई और चौड़ी हो जाएगी और फिर विभाजन की नई फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। हमारा ये कहना है कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया पंजाब का, सिख पंथ किस लिए बना? धर्मांतरण रोकने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार ने पूरा बलिदान क्यों किया? धर्मांतरण रोकने के लिए। अल्टीमेटली पिछले 5,500 साल में जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई वो एक धर्मयुद्ध था। उसके बाद पिछले 2000 सालों से देखिए हर जगह केवल मजहबी वार हो रहा है, रिलीजन वॉर हो रहा है, धर्म युद्ध नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो धर्म और रिलीजन को परिभाषित करने की जरूरत है। दूसरा, संविधान का आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। दुर्भाग्यवश संविधान की गलत व्याख्या हो गई कि आर्टिकल 25 हमको फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन देता है वो फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है। और वैसे भी संविधान धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 में बाकायदा बैरियर बना हुआ है। बात आती है इसको रोके कैसे। सबसे पहले आपको धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा। जैसे ही शीर्ष नेतृत्व के मुख्यमंत्री के स्तर पे या होम सेक्रेटरी के लेवल पे या शासन के स्तर पे डिक्लेयर हो जाएगा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, वैसे ही सभी पुलिस थाने, पुलिस वाले धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे एनएसए लगाना शुरू कर देंगे। एनएसए हमारे पास कानून है लेकिन लगाया नहीं जाता। हमारे देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है यूएपीए। दुर्भाग्यवश धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगता नहीं है, जबकि सबसे बड़ा जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है वो तो धर्मांतरण है। भाई अल्टीमेटली जिन्होंने बंगाल में, अभी कश्मीर में किया है नरसंहार, जो सिंदूर उजाड़ा है बहन बेटियों का, वो मुस्लिम नहीं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। अफजल गुरु कन्वर्टेड हिंदू, बुरहान बानी कन्वर्टेड हिंदू, याकूब मेनन कन्वर्टेड हिंदू, जितने ये हो रहा है, कन्हैया लाल के जिसने गला काटा कन्वर्टेड हिंदू, उमेश कोल्हे का जिसने गला काटा कन्वर्टेड हिंदू। दिल्ली में जो आधे जितने दंगाई थे, जिन्होंने दिल्ली में दंगा फैला, कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। 4-5 पीढ़ियाँ पहले, 8 पीढ़ियाँ पहले सारे के सारे हिंदू हुआ करते थे। इसलिए कन्वर्जन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कन्वर्जन अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। और जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें एक प्रोविज़न है वेजिंग वॉर का, लेकिन पुलिस उसको लगा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि शासन के स्तर पे धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया। ऐसे जो धर्मांतरण है ये ऑर्गेनाइज क्राइम है,
इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं करता, इसमें पूरा गैंग होता है, पूरा ग्रुप होता है, सिंडिकेट होता है, वो मिलके करते हैं। कोई पैसा देगा, कोई लिटरेचर देगा, कोई जगह उपलब्ध कराएगा, कोई माइंड वॉश करेगा, कुछ ऐसे से होता है। तो ये अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए जो नई बीएनएस बनी है उसमें भी प्रोविज़न है। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों के पास भी अपना अपना कानून है। जैसे महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, एमपी के पास गुंडा एक्ट है। ऐसे अलग अलग नाम से ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों के पास कानून है, लेकिन राज्य सरकारें लगा नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि शासन स्तर पे हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। सबसे बड़ा देशद्रोह है धर्मांतरण, मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सनातन धर्म को फॉलो करता है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। जो सनातन को फॉलो करता है वो नारी तू नारायणी मानता है, वो सर्वमंगल मांगल्य मानता है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानता है, वो भेदभाव नहीं करता। जैसे उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विदेशी रिलीजन में, तो विदेशी रिलीजन में तो पाक नापाक की सोच शुरू हो जाती है, हराम हलाल की सोच शुरू हो जाती है। वो विदेशी रिलीजन में छुआछूत की भावना शुरू हो जाती है। अच्छा मेरा वाला है तो ठीक है भाईचारा, ये बाहर वाला है तो दुश्मन हो गया। तो इसलिए धर्मांतरण कराना तो सबसे जघन्य अपराध घोषित होना चाहिए। धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह घोषित होना चाहिए। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाना शुरू हो जाएगा, यूएपीए लगाना शुरू हो जाएगा, वेजिंग वॉर की धारा लगना शुरू हो जाएगी, देशद्रोह लगना शुरू हो जाएगा, गैंगस्टर लगना शुरू हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करेंगे, इनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करेंगे और इनको कम से कम आजीवन कारावास देना शुरू करेंगे, तब धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण आपके देश में बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है। मिनिमम 1 लाख रुपए मिलता है एक परिवार को। मतलब वो भी अगर दलित परिवार है, आदिवासी परिवार है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर वो मारवाड़ी है, अग्रवाल है, माहेश्वरी है, ठीक है, जैन है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है तो 5-5 लाख रुपए मिलता है। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, बेचारा ड्राइवर है तो अब 20,000 रुपये कमाएगा, इंजीनियर हो गया तो 50,000 रुपये कमाएगा, लेक्चरर हो गया तो 1 लाख रुपये कमा लेगा। लेकिन अगर वो कन्वर्ट कराना शुरू करे तो महीने में 5-5 लाख रुपये कमाएगा। तो ये जो फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए जो फंडिंग आ रही है खाड़ी देशों से, पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए जो फंडिंग आ रही है, 2010 में कांग्रेस ने एफसीआरए कानून बनाया इसी काम के लिए था। 2010 में एफसीआरए केवल और केवल माओवादियों को, नक्सलियों को, मिशनरियों को, जिहादियों को, उनको फंडिंग कराने के लिए बनाया गया था। तो जो एनजीओज दुनिया भर के बने हुए एनजीओज को फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए, उसको आपको रोकना पड़ेगा, तब धर्मांतरण रुकेगा। लेकिन सर जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो इस दिशा में काम की भी कर रही है, लेकिन अगर वो स्टेट जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जो आप कन्वर्जन की बात कर रहे हो, ये सबसे गंभीर मुद्दा है, इस पर सबसे पहले एयर स्ट्राइक होनी चाहिए। तो ये क्या है, राजनीति इच्छा शक्ति नहीं है या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है, और जब तक ये होगी तब तक ये संभव भी नहीं हो पाएगा? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है। मेरी पीआईएल चल रही है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ हमने माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए मांग किया है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं और उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है आज की डेट में। इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, यूपी बिहार, मतलब यूपी हुआ, कश्मीर हुआ, उत्तराखंड, सारे अगर जो बॉर्डर का आप देखिए, उन बॉर्डर की 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 100 बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद। 18-18 बच्चे, 22-22 बच्चे, 16-16 बच्चे, मतलब बच्चा पैदा करने के ऐसे लगता फैक्ट्री लगा रखा है। तो इनको जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक रुकेगा नहीं। अब आपका सवाल था कि सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार तो नहीं है। संविधान ये कहता है कि जो समस्या किसी एक राज्य में स्पेसिफिक हो उसके लिए कानून विधानसभा में बनना चाहिए, लेकिन जो समस्या पूरे देश की हो उसके लिए कानून संसद में बनना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो नया बीएनएस है ना, इसमें एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है ऑलरेडी उसमें, कि अगर आपने किसी की धार्मिक भावना आहत कर दिया तो एफआईआर होता है। आप सुनती रहती होंगी कि धार्मिक भावना आहत करने पे एफआईआर होता है। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है बीएनएस में, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नहीं है,
ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग नहीं है, ये नहीं है ऑफेंस। तो मेरा ये मानना है कि जो नया वाला बीएनएस है इसमें कम से कम एक चैप्टर लफ्ज़ जिहाद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद पूरे देश की समस्या है। एक चैप्टर लैंड जिहाद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लैंड जिहाद भी पूरे देश की समस्या है। एक चैप्टर घुसपैठ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि घुसपैठ भी पूरे देश की समस्या है। एक चैप्टर धर्मांतरण के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो भी पूरे देश की समस्या है। तो जो समस्याएं पूरे देश की हैं ना, उसके लिए राज्यों का इंतजार नहीं करना चाहिए कि राज्य कानून बनाएंगे, उसके लिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजों को भी समझना पड़ेगा कि भारत तब तक सुरक्षित है जब तक यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हो जाते हैं, न वहाँ सुप्रीम कोर्ट काम कर पाता है, न हाई कोर्ट काम कर पाता है, न वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काम कर पाता है। और इसका मैं आंकड़ा स्पेसिफिक बताता हूँ। जब भी चुनाव होता है ना, तो इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव बूथ की एक लिस्ट डिक्लेयर करता है। जहाँ हिंदू 100% होते हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव होता ही नहीं। जहाँ हिंदू 80% हो जाते हैं वो बूथ इलेक्शन कमीशन उसको सेंसिटिव डिक्लेयर कर देता है। जहाँ हिंदू 60% से नीचे हो जाते हैं वो बूथ हाई सेंसिटिव डिक्लेयर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको लेकर जो बीजेपी की सरकार है इसने सवाल भी उठाए थे। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कोट करूंगी, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, आखिर सेंसिटिव वो एरिया क्यों है जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य वो इलाके हैं। अगर हमारे देश में एक चीज़ मैं बताऊं कि लोगों को लगता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता है, सर्वधर्म समभाव है, तो वो संविधान के कारण है या संसद या सुप्रीम कोर्ट के कारण। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत में तब तक संविधान है जब तक यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। हिंदू जैसे ही 50% के पास आएंगे ये संविधान खत्म हो जाएगा। भारत में तब तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है। जैसे ही हिंदू अगर कमज़ोर हुए लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री, वहाँ कहाँ लोकतंत्र है, वहाँ कहाँ संविधान है। फिर सेकुलर वाली बात आ जाती कि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द जुड़ा हुआ है। हाँ, ये आप समझिए, वो सेकुलर था। सेकुलर तो 76 में आया, उसके पहले तो सेकुलर नहीं था। भारत में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो कश्मीर में सेकुलरिज्म कहाँ काम कर रहा है? पैंट उतरवा के चेक करके मार रहे हैं ना, गोली मार रहे हैं। आपके मणिपुर में, आपके मिजोरम में, आपके नागालैंड में, आपके कोहिमा में कहाँ आपका सेकुलरिज्म काम करता है? कश्मीर में कहाँ सेकुलरिज्म काम करता है? सेकुलरिज्म भी वहीं काम करता है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। तो जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में शांति है, समरसता है, भाईचारा है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक संविधान है, तब तक सेकुलरिज्म है, तब तक लोकतंत्र है। इसको संविधान की शपथ लेने वाले माननीय जजों को भी समझना पड़ेगा और संविधान की शपथ लेने वाले नेताओं को भी समझना पड़ेगा, सांसदों विधायकों को समझना पड़ेगा। इसलिए जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है इसको रोका जाए। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस केवल बातें करने से नहीं होगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस रुकेगा लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने से। नहीं तो जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, वहाँ कितनी अराजकता है। वहाँ पे जहाँ भाई भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है? यही तो अंतर है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए। पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए तो वहाँ पे क्या सिचुएशन आप देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान के रहने वाले सब लोग एक समान हैं और पाकिस्तान में सब लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लिखाया नहीं था, सिंपली ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था। पाकिस्तान में सारे मुल्ला मौलवी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए बाउंड्री कूद के। उनको वहाँ पे जो गेट पे बैठे थे सिक्योरिटी वाले वो भी नहीं रोक पाए, अंदर गए, अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सारे जज अपनी जो सुनवाई कर रहे थे सुनवाई छोड़ छोड़ के भागे। सेना बुलाई गई, उनको बैक डोर से निकाला गया। हमारा सुप्रीम कोर्ट तो रोज कहता रहता है कि भारत में सब लोग एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, किसी से भेदभाव नहीं होगा। रोज हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, फिर भी सब लोग स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये राइट आर्टिकल 14, 15, 16 सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक सब हिंदू बहुसंख्यक है। ये सर, जब हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है तो इसी देश के एक वर्ग खड़ा हो जाता है कि हम खाई झोंकने का काम कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने ये उठाया भी कि पहलगाम में जो हुआ, अगर सिनेरियो उल्टा होता, अगर वही 26
मुस्लिम मरते और मारने वाला हिंदू होता तो देश का हाल कुछ और ही होता। देखिए, पहली बात तो मैं 2-3 चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूं। कई सारे ऐसे झूठ हैं जो लगातार परोसे जाते हैं। जैसे एक झूठ कहा जाता है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, और ये झूठ वही लोग बोलते हैं जिन्होंने ना वेद पुराण को पढ़ा ना बाइबल कुरान को पढ़ा कुछ नहीं, फिर भी कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। एक दूसरा झूठ बोला जाता है सर्वधर्म समभाव, कि सारे धर्म एक समान होते हैं। धर्म तो एक ही है, बाकी तो पंथ हैं। और ये झूठ वो लोग बोलते हैं जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता। धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, वो 20 से ज़्यादा अंतर है। मेरी PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। हमारा ये कहना है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता है। इसको डिफरेंस समझना चाहिए। एक झूठ परोसा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कड़वी सच्चाई ये है कि आप देख लो, चाहे वो कश्मीर में नरसंहार हुआ या बाकी जगह हो रहा है या अभी जो हुआ है बंगाल में मुर्शिदाबाद में, आपने देखा कहीं ना कहीं वो बात है। अदरवाइज इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। आप मैं तो कहूँगा आपके सारे दर्शकों से एक बार गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, उसमें 60 से ज़्यादा आतंकवादी संगठनों का नाम आएगा। उन नाम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मजहब क्या सिखाता है, प्रेम सिखाता है कि नफरत सिखाता है। वो आतंकवादी संगठनों का नाम देखते ही समझ में आ जाएगा। अभी तस्नीमा नसरीन जी का एक बयान आया कि जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा। बहस भी छिड़ी इस पर, और वो वैसे भी टारगेट पे रहती ही हैं हमेशा। मेरा मानना है कि मदरसा भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए। मदरसे समस्या की जड़ हैं। लोग ये तो कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है। एक मछली कभी आज तक कोई एक तालाब गंदा कर ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी लोग बोलते रहते हैं। सच्चाई ये है कि एक मदरसा पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। दुर्भाग्यवश लोग ये कहने से डरते हैं, ये कहने से बचते हैं। जो भी चीज़ें गलत हैं मानवता के हिसाब से, जो भी चीज़ें भेदभाव करना सिखाती हैं, उसकी निंदा होनी चाहिए। ऊपर वाले ने जब सबको समान पैदा किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या पारसी हो या ईसाई, माँ के पेट में 9 महीने है। लड़का हो या लड़की, माँ के पेट में 9 महीने है। अगर ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया और नीचे वाला कोई भेदभाव कर रहा है और किसी रिलीजियस बुक के नाम पे कर रहा है, इसका मतलब वो किताब ऊपर वाले की नहीं, वो किताब नीचे वाले की है। ये जितना भेदभाव है सब नीचे वाले, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो भाषा के आधार पे भेदभाव हो, चाहे अगड़े पिछड़े का भेदभाव हो या मजहब का भेदभाव। जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, वो जो दूसरों के बहाने कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ऊपर वाला कभी भेदभाव करता ही नहीं। ये नीचे वाले भेदभाव करते हैं, नाम ले लेते हैं ऊपर वाले का। तो इसकी मुझे लगता है सभी बुद्धिजीवियों को इकट्ठे होकर इसकी कलेक्टिवली इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर इस तरीके की चीज़ें चलती रहीं तो अराजकता फैली है दुनिया में, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो पाक नापाक की सोच है, जो हराम हलाल की सोच है कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, सामने वाला इन्फीरियर है, ये जो सोच है ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसलिए भाई अब्दुल कलाम साहब थे, APJ अब्दुल कलाम थे, हम लोग उनको एकदम भगवान तरीके पूजा करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनकी फ़ोटो अपने पास रखते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए, अब्दुल कलाम साहब हुए, ऐसे जो लोग हैं उनका नहीं, समस्या उस सोच का विरोध है जो सोच ये कह रही है कि नहीं माता पिता एक समान नहीं होते, भाई बहन एक समान नहीं होते, पति पत्नी एक समान नहीं होते, हिंदू मुसलमान एक समान नहीं होते। वो जो सोच है ना, जो संविधान के खिलाफ है। जैसे संविधान कहता है वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, मदरसा तो इसके ठीक खिलाफ है। संविधान क्या कहता है? समता समानता समरसता। मदरसा में ठीक इसकी उल्टी चीज़ें सिखाई जाती हैं। संविधान क्या कह रहा है कि महिला पुरुष एक समान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मदरसा एकदम ठीक इसके खिलाफ है। तो जो मदरसा संविधान को नहीं मानता, हमारे संवैधानिक वैल्यूज़ को नहीं मानता, मेरा मानना है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए भारत में। छोटा सा और आखिरी सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न मना रहा है, खुश है, लेकिन जो आपने मुद्दे उठाए वो बहुत ही गंभीर हैं और देश के लिए घातक भी हैं। जो आप एयर स्ट्राइक की बात कर रहे थे, इन हाउस मतलब देश के अंदर एयर स्ट्राइक कैसे संभव हो पाएगी? कुछ आप अगर सुझाव देना चाहें हमारे माध्यम से सरकार को या न्यायपालिका को। केवल इतना कहता हूँ कि हमारी जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। बस उस संविधान को हमें भारत के चश्मे से पढ़ने की ज़रूरत है। हम संविधान को भारत के चश्मे से नहीं पढ़ रहे हैं, यही समस्या है। उसमें
प्रीवी काउंसिल के जजेस ने गलती किया, प्रीवी काउंसिल के जजमेंट को बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोर्ट कर लिया, बाद में हाई कोर्ट ने कोर्ट कर लिया। ये संविधान को आप समझिए, संविधान जो बना है वो भारत के लिए बना है, भारत की संस्कृति के लिए बना है, भारत के मूल्यों के लिए बना है, वो भारत को मजबूत करने के लिए बना है, भारत को कमज़ोर करने के लिए नहीं। दूसरा, मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। तो हमें मानव और दानव में अंतर समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सबको एक समान कंसीडर करना पड़ना। मानव मानव है, दानव दानव है। अगर आप पीड़िता को और बलात्कारी को एक बराबर तराजू पे रख दोगे तो फिर डिफरेंस कहाँ रहा? आप सामान्य व्यक्ति को और आतंकवादी को एक समान आपने कंसीडर कर दिया तो डिफरेंस कहाँ रहा? गलती कैसे हो रही है? आम का पेड़ भी पेड़ है, बबूल का पेड़ भी पेड़ है। आम फल देता है, बबूल कांटा देता है। लेकिन ये संविधान की शपथ लेने वाले माननीय कहते हैं, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जितना खाद पानी आप आम में डालते हो उतना ही खाद पानी बबूल में डालो। अब उतना ही खाद पानी अगर आप बबूल में डाल दोगे तो बबूल के कांटे तो और बड़े बड़े हो जाएंगे और नतीजा ये हो जाएगा कुछ दिन के बाद आम सूख जाएगा। तो ये जो सोच है कि हम मानव और दानव को एक समान समझने लग गए, हम आम और बबूल को एक समान समझने लग गए, ये गड़बड़ है। मेरा मानना है इसका संविधान है। सबसे पहले तो भारत में करप्शन के खिलाफ भयंकर एयर स्ट्राइक करना पड़ेगा। ये घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपये दे के आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, 2000 में आधार बनवा रहे हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2-3 हज़ार रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके उनके 4-5 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। फिर वोटर आईडी में उनका नाम कौन जुड़वाता है? ये जो पार्षद प्रधान का चुनाव लड़ते हैं या सांसद विधायक का चुनाव लड़ते हैं। तो जब तक ऐसे लोगों पे एयर स्ट्राइक नहीं होगी कि अगर तुमने घुसपैठियों की मदद किया, अगर तुमने धर्मांतरण कराने वालों की मदद किया, तो तुम जिंदगी भर के लिए तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। हमारा एक कानून है हमारे पास, सिटीजनशिप एक्ट, इतना सड़ा हुआ कानून है, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं, सबको नागरिकता मिल गई, करोड़ों लोगों को उससे नागरिकता मिल गई। आतंकवादियों को मिल गई, अलगाववादियों को मिल गई, कट्टरपंथियों को मिल गई, चरमपंथियों को मिल गई, रोहिंग्या को मिल गई, बांग्लादेशी को मिल गई। आज तक आप मुझे बताओ कि किसी एक आतंकवादी, माओवादी, नक्सली, जासूस, गद्दार, किसी एक की नागरिकता गई हो? ऐसा सड़ा हुआ कानून 1955 में बना हुआ था, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हमें नागरिकता के खिलाफ एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा। नागरिकता देने की टर्म्स कंडीशन, नागरिकता लेने की टर्म्स कंडीशन, कि देश के खिलाफ गए तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। अब बात वही आ गई कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ की पुलिस तो अच्छा काम करेगी, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं काम करती। आप ही कह रही थी क्यों नहीं करती? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है और वो पुलिस एक्ट चूंकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है तो पुलिस सत्ता के गुलाम बनी है। वो एफआईआर करना है कि नहीं करना है वो भी पार्टी के रुख के हिसाब से करती है, वो भी विधायक और सांसद से पूछ के करती है कि इसके खिलाफ एफआईआर करना है कि नहीं करना। ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो ये बंगाल में देखी है। पांचजनी की टीम ग्राउंड पे गई, उन्होंने देखा कि पुलिस के हाथ में तो बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं। हाँ, तो उसीलिए कह रहा हूँ भारत में रिफॉर्म, सबसे पहले आपको पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी सत्ता का गुलाम बन के रखा हुआ है, उसको आपको स्वतंत्र निष्पक्ष बनाना पड़ेगा, उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। जजों की मनमानी रोकने के लिए, जिनको मानव का और दानों का अंतर नहीं पता है, ऐसे ठीक करने के लिए जुडिशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जजेस के साथ लगातार डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं अब कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे जजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, वो धर्म को रिलीजन समझते हैं, रिलीजन को धर्म समझते हैं। आर्टिकल 25 में जहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है वो फ्रीडम ऑफ उसको कन्वर्जन समझते हैं। तो जज की बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कर रहे हैं, तो जब ये मैं एक कोट करूंगी कि पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी कई सवाल उठे थे कि उन्होंने अर्ली इलेक्शंस करवाए वहाँ पे, देखिए, और वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट किया वहाँ पर, ऐसा हुआ। देखिए, पहली बात तो कश्मीर में बहुत दिन से आतंकवादी हमला घटनाएं हो रही हैं, इसलिए ये कहना कि इलेक्शन हो गया इसलिए हो गया, हाँ स्वाभाविक सी बात है। वहाँ वाले गुस्से में इसलिए हो गए, 370 खत्म हो गया था, इलेक्शन हो गया था, वहाँ टूरिज्म बढ़ गया था, कश्मीर का विकास हो रहा था, तो उसमें एक बीच में बाधा खड़ा करने के लिए उन्होंने ये काम किया होगा। लेकिन मेरा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से पहले ये आग्रह है, जो मैं यहाँ लड़ भी रहा हूँ, कि आप हेट स्पीच को डिफ़ाइन करिए, आप माइनॉरिटी को डिफ़ाइन करिए, आप धर्म और रिलीजन के अंतर को समझिए, धर्म और रिलीजन को डिफ़ाइन करिए। संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं देता, फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच नहीं होता। और कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां हेट स्पीच देने वाले सांसद विधायक मंत्री बन गए,
एक आदमी कह रहा था 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं को हटा लो, हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा, पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए, और वो विधायक बन के बैठा हुआ। कश्मीर का एक अलगाववादी जो है संसद पहुंच गया, पंजाब का एक अलगाववादी संसद पहुंच गया। तो क्यों? क्योंकि एक तो कानून हमने रिफॉर्म नहीं किया, 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सड़ा हुआ कानून आज भी चल रहा है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग उनके लिए नहीं किया। तो मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग इलेक्शन रिफॉर्म के लिए करिए, पुलिस रिफॉर्म करने के लिए करिए, जुडिशल रिफॉर्म के लिए करिए। आखिर क्या कारण है कि जो समस्या भारत में वो चीन में नहीं है? क्या कारण है जो समस्या भारत में वो सिंगापुर में नहीं है? भारत सिंगापुर, भारत जापान का अंतर वहाँ के नेताओं और जजों का नहीं है, अंतर नियम कानून का है। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसा नहीं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, ना, उनका नियम कानून अच्छा है। जापान का प्रधानमंत्री और जापान के चीफ जस्टिस ज़्यादा अच्छे नहीं है, जापान का नियम कानून है। तो सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, कठोरता लाने की जरूरत। कठोरता। ये तो देखिए, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा है, भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा, सठे साठ्यम समाचरित। हम लोगों के पिताजी, हम लोगों के दादाजी आज भी कहते हैं, लोहा लोहे को काटता है। तो शांति तब आती है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ है। कुम्हार क्या करता है? एक हाथ नीचे रखता है, एक हाथ ऊपर रखता है, नीचे वाले हाथ से ऊपर उठाता है, ऊपर वाले हाथ से नीचे दबाता है। ये नीचे वाला हाथ शिक्षा है, ऊपर वाला हाथ कानून है, कठोर कानून का खौफ है। तो जब तक इस व्यवस्था को हम नहीं अपनाएंगे, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को, दोनों को बैठ के एक बार चिंतन करना पड़ेगा कि ये बताओ भाई, भारत की कोई समस्या लाइलाज है नहीं, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी है नहीं, तो फिर भारत में इतनी अराजकता क्यों है? मेरा मानना है कि जो कानून होना चाहिए वो कोरोना जैसा होना चाहिए। क्यों कोरोना आपको कह रहा हूँ? जब यहाँ कोविड आया, कोरोना आया, तो घूसखोरी, कमीशनखोरी बंद हो गई थी, चोरी लूट झपटमारी बंद हो गई थी, हत्या बलात्कार बंद हो गया था, नशा तस्करी, मानव तस्करी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि अपराधियों को भी पता था कि अगर किसी को हाथ लगाया तो मर जाऊंगा, बाहर निकले तो डंडे भी पड़ जाएंगे, बाहर निकला तो डंडे पड़ जाएंगे। कानून का खौफ था कि बाहर निकलूंगा तो डंडा पड़ेगा, और किसी को हाथ लगा दिया, मान लो रेप किया, मान लो कुछ किया, तो क्या पता मुझे को कोरोना आ जाए, मैं मर जाऊं। कानून ऐसे ही होना चाहिए, कोरोना जैसा। अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए कि घर के बाहर निकला तो डंडे पड़ेंगे, और किसी को हाथ लगाया, किसी से भ्रष्ट घूस ले लिया, या किसी बेटी को हाथ लगा दिया, या किसी कहीं मोबाइल छीन लिया, चेन छीन लिया, तो जिंदगी भर के लिए गए, नागरिकता खत्म हो जाएगी। जब तक ऐसा कठोर कानून नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। देश तभी बदलेगा जब कोरोना जैसा खतरनाक कानून हो और वैदिक शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना ज़रूरी है, मैं कई बार कह चुका हूं, और मुकदमों का फैसला बहुत आराम से 1 साल में हो जाएगा। केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, हर जिले में एक एक झूठ की लैब बना दिया जाए, झूठ पकड़ने वाली, और जहाँ पे व्यक्ति जो भी कागज बनाता उससे अंडरटेकिंग लिया जाए कि मेरे सारे कागज सही हैं, और अगर झूठ हुए तो मुझे पता 10 से 20 साल सजा होगी। जैसे ही आप ये झूठ को गंभीर अपराध घोषित करेंगे, फर्जी शिकायत बंद हो जाएगी, फर्जी एफआईआर बंद हो जाएंगे, फर्जी SC ST के केस बंद हो जाएंगे, फर्जी छेड़छाड़ के केस बंद हो जाएंगे, फर्जी दहेज के केस बंद हो जाएंगे, फर्जी वसीयत बनना बंद हो जाएगी, फर्जी विरासत बनना बंद हो जाएगी, फर्जी आधार बनना बंद हो जाएगा, फर्जी राशन कार्ड बनना बंद हो जाएगा, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाएगा, फर्जी पासपोर्ट बनना बंद हो जाएगा, फर्जी वोटर ID बनना बंद हो जाएगी, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बंद हो जाएगा, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, फर्जी गवाही बंद हो जाएगी। तो जैसे ही ये फर्जीवाड़ा बंद हुआ, वैसे ही आधे मुकदमे आपने आप खत्म हो जाएंगे। और जब आपने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया, फिर आपको ज़्यादा तारीख पे तारीख नहीं करनी पड़ेगी। भारत की न्याय व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर बता रहा हूँ। 1990 में यासिन मलिक ने हमारे 4 जवानों को मारा, एयरफोर्स के। उसने एडमिट भी किया कि हाँ हमने 4 जवानों को मारा, टीवी पे उसने बोला है, ठीक है, इंटरव्यूज के आए हुए थे। जिनके पति को मारा, जिनके बेटे को मारा, वो कह रहे हैं हमारे बेटे को यासिन मलिक ने मारा। यासिन मलिक खुद एडमिट कर रहा है, मैंने इनको 4 को मारा। 2025 आ चुका है, 35 साल हो चुके हैं, अभी उसकी तारीख पे तारीख चल रही है।
अरे जब उसने मारने वाले ने एडमिट कर लिया तो उस वीडियो की सत्यता की जांच कर लेते, फोरेंसिक लैब में भेज के वीडियो की असली है या नकली है चेक कर लेते, आवाज मिला लेते, यासीन मलिक का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, उसको 3 महीने के अंदर फांसी उठा के दे देते, कहानी खत्म। 35 साल क्यों? 35 साल में भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, इसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका होगी। ये तमाशा नहीं है क्या? जिस व्यक्ति ने उदयपुर में कन्हैया लाल को मारा उसने खुद ही वीडियो बनाया, गला रेतते हुए वीडियो बनाया हुआ है। क्यों उसमें जांच होनी चाहिए? क्यों उसमें चार्जशीट फाइल होनी चाहिए? क्यों गवाहों के बयान होने चाहिए? क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए? अरे वीडियो की सत्यता की जांच करो, कन्हैया लाल के परिवार का एग्जामिनेशन ले लो, और वो जो 2 वीडियो में थे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो, उनको 3 महीने के अंदर उठा के फांसी दे दो। क्यों नहीं हो रही है? आपको मैं बताऊं, भारत की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था के कारण ही भारत में विमान अपहरण हुआ था। नहीं तो जो आतंकवादी पकड़े गए थे, जैसे ही वो पकड़े गए उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाता और टेस्ट करके उनको 2 महीने 3 महीने के अंदर फांसी दे देते। तो जो जेल में बैठ के बिरयानी अगर नहीं खा रहे होते तो वो विमान हाईजैक नहीं होता। आपको याद है, आप बहुत छोटी रही होंगी, याद है। कंधार विमान जो हाईजैक हुआ था, क्यों? क्योंकि आतंकवादी जेल में बिरयानी खा रहे थे। क्यों आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना? उन्हीं को छुड़ाने के लिए ही हो। अब हो क्या रहा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कि भारत का आम आदमी उसी प्रोसेस के साथ गुजरेगा और उसी प्रोसेस के साथ आतंकवादी गुजरेगा। अब आतंकवादियों के लिए बड़े बड़े आका आके खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो जाते हैं, लाखों रुपए फीस लेने वाले खड़े हो जाते हैं और इन कानून की खामियों का फायदा उठाते रहते हैं। मेरा मानना है भारत में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना ज़रूरी है, हर जिले में एक लैब बनाना ज़रूरी है, और अब टाइम आ चुका है कि ये चार्जशीट फाइल होगी, जांच होगी, गवाहों के बयान होंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये सब दुनिया भर का ड्रामा बंद होना चाहिए। खास तौर पे आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, जासूसी, गद्दारी, ऐसे विषयों का एक अलग सिस्टम होना चाहिए। सीधे इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, इनको ख़त्म करिए, जो इनकी मदद करते हैं उनकी नागरिकता ख़त्म करिए, फिर कानून का खौफ पैदा होगा, फिर भारत सुरक्षित होगा। वर्तमान पुलिस व्यवस्था के रहते हुए, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के रहते हुए, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के रहते हुए भारत सुरक्षित नहीं हो सकता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। आज की डेट में ज़्यादातर नेता अपने बच्चों को विदेश में सेटल करते जा रहे हैं, ज़्यादातर नौकरशाह जो यहाँ पे कलेक्टर हैं, कप्तान हैं या कमिश्नर हैं, वो अपने बच्चों को विदेश में सेटल करते जा रहे हैं। उनको लगता है भारत सुरक्षित नहीं है, और ये कड़वी सच्चाई भी है। जो भारत में आज अराजकता है, आप मुझे बताइए, भारत की ऐसी कौन सी समस्या जो पूरी दुनिया में है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो विश्वव्यापी है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो चीन, जापान या सिंगापुर में है या अरब, दुबई, कुवैत में है? भारत की जो समस्याएं हैं ये यहाँ के सड़े हुए कानून के कारण है, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था के कारण है, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण है, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण है, और सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम के कारण है। हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशल रिफॉर्म किया नहीं, एजुकेशन रिफॉर्म किया नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, टैक्स रिफॉर्म किया नहीं। उसी का नतीजा है आए दिन जब देखो तब चोरी, लूट, झपटमारी, अखबार अपराधों से भरे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपराधों से भरी पड़ी हुई है। मूल कारण, अस्थायी समाधान पर चर्चा नहीं होती, जबकि भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो लाइलाज है, और भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका 5 साल के अंदर इलाज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जाते जाते बस इतना मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूँगी। क्या संभव है, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा यहाँ की सरकार है, जो आपने समस्याएं गिनवाई और उसके समाधान भी बताए, वो उसे करने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। मुझे लगता है कि समस्याओं को शायद प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की तो हैबिट है, वो किसी समस्या को सतही तौर पे ख़त्म नहीं करते। वो समस्या की जड़ में जाते हैं, समस्या के मूल कारण को समझते हैं, समस्या का अस्थायी समाधान करना ही उनकी प्रकृति है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कह रहा हूँ, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। आप जुडिशियल चार्टर लागू कर दीजिए, पुलिस चार्टर लागू कर दीजिए, आप भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करिए और सिटीजन चार्टर लागू करिए। जो झूठी शिकायत करे, झूठी गवाही करे, झूठा हलफनामा दाखिल करे, झूठा एफिडेविट फाइल करे, झूठा आधार बनवाए, झूठा राशन कार्ड बनवाए, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाए, झूठा इनकम सर्टिफिकेट बनवाए, या झूठे डॉक्यूमेंट क्रिएट करे, झूठी
विरासत बनवाए, झूठी वसीयत बनवाए, इसको आप जघन्य अपराध घोषित करिए। जब तक चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक मुकदमों का जो बाढ़ आई हुई है ये खत्म नहीं होगी। आज की डेट में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। एक परिवार में अगर एवरेज आप 6 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ भारतीय टेंशन में हैं। दुर्भाग्यवश जस्टिस विद इन ईयर पे न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न जस्टिस विद इन ईयर पे संसद में चर्चा हो रही है, जबकि जस्टिस विद इन ईयर लागू करना बहुत आसान है। जिस दिन हम अंडरटेकिंग लेना शुरू कर देंगे और कठोर कानून बना देंगे, आराम से फर्जी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये हो सकती हैं। और दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, इस पे 10 से 20 साल सजा है। दुनिया के डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया अमेरिका में, उससे पूछा तुमने रेकी किया था क्या? बोले हाँ रेकी किया था, तुरंत बोल दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां रेकी करने पे 10 साल की सजा है और झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा है। अगर वो कह देता मैंने रेकी नहीं किया है तो लंबा जाता। एक आदमी ने भी वहां पे शर्ट चुराया था, बोले शर्ट चुराया क्या? बोले नहीं चुराया। तो उसने चूंकि 2 बार शर्ट चुरा लिया, तो पहले शर्ट की चोरी की 5 साल की सजा, दूसरी बार शर्ट चोरी किया तो 10 साल की सजा, तो 15 साल हो गए। और चूंकि बोला हमने शर्ट नहीं चुराया तो उसकी 10 साल की सजा, उसको 25 साल की सजा हुई। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना सबसे सीरियस क्राइम माना जाता है। और यहाँ झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। संविधान देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मान के बैठे, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच को फ्रीडम ऑफ स्पीच मान के बैठे, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान के बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं संविधान की व्याख्या भी गलत हो रही है। एक चीज बोलूंगी आपको, आप कह रहे झूठ बोलना, लेकिन कई तो काले कूट वाले भी अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप ये बोल देना और छूट जाएंगे, ये होता है। देखिए तो आप डिनाई नहीं करते? नहीं, जब झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाएगा तो काली कोट वाला कुछ भी सिखाए, जब उसको क्लाइंट को पता है। मैं आपको अच्छा थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे एफआईआर होता है, लाखों की संख्या में फर्जी एफआईआर होती हैं। अगर उसी एफआईआर के नीचे लिखा हो कि जो मैंने शिकायत किया है ये सब सही है और मुझे पता है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल की सजा होगी, वो एफआईआर अगर पूरा लिख भी चुका होगा ना तो भी फाड़ के फेंक देगा, जेब में लेके भाग जाएगा। अगर जैसे ही गवाही पे गए, गवाही होती है ना कोर्ट में, अगर गवाही के समय कोर्ट जज साहब कह दें कि आपको पता है ना झूठ बोलना गंभीर अपराध है, हाँ आपको पता है ना झूठ, अगर झूठी गवाही पे 10 से 20 साल सजा होती। अरे पति अपनी पत्नी के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, बाप अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, और ये यूएस वगैरह में होता है, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता। और यहाँ तो चूंकि झूठी गवाही देने पे कोई सजा नहीं है तो आपको गवाह ले जाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहीं रेडीमेड गवाह मिलते हैं, आप किसी को जानते नहीं, कोई फायदा नहीं, 20-50 हज़ार रुपए खर्च कर दो, आपको वहीं झूठे गवाह तैयार हो जाएंगे। वो कह देगा हाँ जी इनको हम जानते हैं। ये जो सिस्टम है ना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमने झूठ को जो सबसे भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। दुनिया के और देशों में, सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका में झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, लेकिन झूठ बोलना बहुत सीरियस क्राइम है। इसीलिए लोग वहाँ ईमानदार हैं, इसलिए वहाँ झूठ नहीं बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बहुत गंभीर मुद्दे उठाए अश्विनी जी ने, और वो गंभीर है भी, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, रिजल्ट भी उसका निकल कर आना चाहिए। फिलहाल आप लोग देखते रहिए 5 जन, राष्ट्रहित की खबरों के लिए। नमस्कार।